नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वहां के हॉल ऑफ फेम में मात्र 2 भारतीयों की तस्वीर है और वह तस्वीर सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर की नहीं है और ना ही महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली की है। लॉर्ड्स के इस मैदान की यात्रा करते हुए क्रिकेट का समूचा इतिहास जैसे हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आज चलते हैं उस मुंडेर पर जहां भारत के कप्तान ने अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी। लॉर्ड्स का मैदान मुझे देखने की इच्छा तो वर्षों से थी। जब से क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ हुई, यह इस खेल के स्वप्न जगत सा दिखता था। इस मैदान पर घास की धारियां देखकर लगता था जैसे अभी अभी इस्त्री की गई है। मैं सोचता था कि लंदन की बारिश में यह पिच कितनी बार गीली होती होगी और कैसे इसको बार बार सुखाया जाता होगा। यह भी सोचता था कि इस पिच में ऐसा क्या था कि सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसों के लिए भी इस पर शतक लगाना एक ख्वाब सा रह गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता खत्म हुए अब कई दशक बीत गए हैं, लेकिन इस लॉर्ड्स के मैदान में अभी भी थोड़ी बहुत अकड़ बाकी है। मैं जब वहां टिकट लेकर पहुंचा तो मुझे कहा गया कि आपका समय तो आधे घंटे बाद का है। ठीक उसी समय हाजिरी दे, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। मैं खार खाकर वहीं बाहर एक सराय में बैठ गया। वहां के सराय या यूं कहें कि शराब खाने में अपनी अकड़ थी। इसे लॉर्ड्स टैवर्न्स कहते हैं, जहां उन थॉमस लॉर्ड्स की तस्वीर लगी थी जिन्होंने 1787 में यह मैदान और यह सराय बनवाया था। दरअसल यह महोदय जो लॉर्ड्स हैं या थे, वह एक साधारण खिलाड़ी थे जिन्होंने यह जमीन बहुत सस्ते दाम में खरीदी थी। उसी वर्ष कुछ रसूखदार लोगों के साथ उन्होंने एक क्रिकेट क्लब की स्थापना की, लेकिन आर्थिक कारणों से यह जमीन बेचनी पड़ी। वह क्रिकेट क्लब आज भी कायम है, जिसे कहते हैं MCC यानी मार्लेबोन क्रिकेट क्लब। लॉर्ड्स का नाम भी कायम है। खैर, इस बात को अब 4 सदियां हो गई है और जब मैं लॉर्ड्स का मैदान देखने पहुंचा तो कुल 30 लोग मेरे साथ टिकट कटा कर आए थे और उनमें एक भी अंग्रेज नहीं था। 30 के 30 भारतीय थे। मैदान चाहे कोई भी हो, क्रिकेट की कुंजी तो अब भारत के हाथ में है। वहीं इस खेल के दर्शक हैं, वहीं इसकी पूछ है और वहीं कमोबेश धन भी केंद्रित है। हमें लॉर्ड्स का टूर एक बुजुर्ग करा रहे थे जो दशकों से वहां के कर्मचारी थे। उनकी उम्र मेरे ख्याल से 70 वर्ष होगी। क्रिकेट प्रेमी तो खैर होंगे ही, और उनकी भाषा भी यूं थी जैसे जेफ बॉयकॉट कमेंट्री कर रहा हो। कुछ व्यंग का वही लाट साहेबी अंदाज। वह सबसे पहले हमें मैदान के बाहर एक 2 मंजिले संग्रहालय में लेके गया। दरवाजे के ठीक दाहिनी तरफ एक छोटा सा प्याला रखा था, किसी नवाबी इत्रदानी की तरह। दरअसल वह इत्रदानी ही था जो अब कप का रूप ले चुका है। 1882 में ओवल के मैदान में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक मैच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 63 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 101 रन बनाकर बढ़त ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 122 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 85 रन। उनकी शुरुआत अच्छी रही, मगर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज फ्रेड स्पॉटफोर्थ ने ऐसी गेंदबाजी की कि इंग्लैंड 7 रन से हार गई। ओवल मैदान में सन्नाटा छा गया। अखबार में खबर छपी, इंग्लैंड क्रिकेट की अस्थियां अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। इंग्लैंड के कप्तान इवो ब्लिग ने अगली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाते हुए कहा कि हम अपनी अस्थियां वापस लेने जा रहे हैं। वहां इंग्लैंड ने आखिरी श्रृंखला जीती। वहां बैठी एक संभ्रांत महिला फ्लोरेंस मर्फी ने कुछ गिल्लियां जलाईं और उसकी राख अपनी इत्रदानी में डालकर इंग्लैंड के कप्तान को थमा दी। ब्लिग ने वहीं के वहीं उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया और इस तरह वह अस्थियां और उन ऑस्ट्रेलिया महिला को लेकर वह इंग्लैंड आ गए। उसके बाद इस घटना का जिक्र कई वर्षों तक नहीं हुआ। वह इत्रदानी भी ब्लिग के घर में पड़ी रही।
कई वर्षों बाद एमसीसी ने उनसे यह इत्तदानी मांगी और उसको लेकर लॉर्ड्स आ गए। वही हमारे सामने रखी थी उस संग्रहालय में, मगर किसी ने भी इसे खोल कर नहीं देखा था कि वाकई इसके अंदर कोई राख है भी या नहीं। यह एक दंत कथा बनकर रह गई। मगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक श्रृंखला चलने लगी जिसका नाम हुआ एशेस। उसी इत्रदानी के आधार पर कप बनाए गए और जब मैं वहां पहुंचा तो इंग्लैंड के जीते हुए कई कप वहां रखे थे, मगर एशेज नहीं था। उसकी जगह पर लिखा था, क्षमा करिए, हमारे एशेज फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है। हमारे जैसे भारतीय के लिए तो यह महत्वपूर्ण था कि यह मैदान हमसे कैसे जुड़ा है। क्या भारतीयों को इस मैदान में घूमना चाहिए? एमसीसी अगर लंदन के किसी मोहल्ले में सिमट कर रह जाती तो यह सवाल माकूल होता, मगर जो नींव लॉर्ड्स और ओवल के मैदानों में पड़ी वह 7 समंदर पार मुल्कों में भी पहुंची। उसी संग्रहालय में फिजी, समोआ आदि द्वीपों के बल्ले रखे थे और ये बल्ले इंग्लैंड से नहीं गए थे। उन बल्लों से वहां के मूल निवासी कुछ मिलता जुलता खेल खेलते थे। इससे यह तर्क बलवान होता है कि यह खेल कोई इंग्लैंड की जागीर नहीं है। इसे अलग अलग रूपों में कई स्थानों में खेला जाता रहा। खासकर समुद्र तटीय इलाकों में नारियल या तार की शाखाओं को बल्ला बनाकर खेल पहले से चलता रहा था। इंग्लैंड ने इस खेल को औपचारिकता दी, नियम बनाए, मैदान बनाए। यही एक पुरानी तस्वीर लगी है जिसमें अंग्रेज बल्लेबाजी कर रहे हैं और गुजराती परिधान और टोपी पहने भारतीय क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। किनारे में कुछ भारतीय सेवक चाय पानी लेकर खड़े हैं। यह उन पारसियों की तस्वीर थी जिन्होंने भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के साथ खेलना शुरू किया था। वहीं अगले खाने में 1983 का प्रूडेंशियल विश्व कप रखा था। मैंने पूछा कि अरे ये तो कपिल देव ने उठाया था और इसे तो भारत में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दरअसल यह प्रूडेंशियल कंपनी की संपत्ति थी और चूंकि वो आयोजक थे तो यह भारत नहीं जा सका। बाद में यह लॉर्ड्स के संग्रह में ही रह गया। मेरे भारतीय मन ने कहा कि इन्होंने कोहिनूर तो क्या, हमारा पहला विश्व कप भी दबा रखा है। और तो और वहां सौरभ गांगुली का एक टी शर्ट भी रखा था। मैंने पूछा कि क्या यही टी शर्ट है जो गांगुली ने मैदान में उतार कर लहराया था? उन्होंने हंसकर कहा, हाँ वही है, मगर यह हमने गांगुली से मांग कर रखी है। हालांकि कहा जाता है कि गांगुली का जो वह टी शर्ट है वो भारत में ही है। ये शायद गांगुली ने अपना एक टी शर्ट दे दिया होगा जो उन्होंने रख लिया। खैर, समय के साथ बदलते बल्लों का भी एक अच्छा संग्रह वहां उस संग्रहालय में था। एक बल्ला जैसे हॉकी की तरह मुड़ा हुआ था जिससे किसी जमाने में क्रिकेट खेला जाता था। एक साधारण बल्ला था जो दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बैरी रिचर्ड्स का था। उसके साथ ही कुमार संगकारा का बल्ला था जो उससे 2 गुना मोटा था और उसके साथ ही एक लंबे हैंडल और लगभग 4 गुना मोटाई वाला मोंगूज बैट था जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू हेडन का था। वहीं एक मरी हुई गौरैया पक्षी भी संभाल कर रखी थी जो लॉर्ड्स के मैदान में किसी बल्लेबाज के छक्के से मर गई थी। संग्रहालय घूमने के बाद हम लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े। सीढ़ियों से चढ़ते ही सामने वेस्टइंडीज खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स की तस्वीर लगी थी। दाहिने तरफ लॉन्ग रूम था जिसे हॉल ऑफ फेम भी कहा जाता है। मैच के दौरान वहां जाने की इजाजत खिलाड़ियों को भी नहीं है। वहां सिर्फ एमसीसी के गणमान्य सदस्य ही बैठ सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि दुनिया में क्रिकेट की शुरुआत इसी लॉन्ग रूम में चाय पीते हुए, नियम बनाते हुए हुई होगी। इस बात की गवाही कमरे में घुसते ही जॉर्ज फिंच की तस्वीर थी। जॉर्ज फिंच अमेरिका की आज़ादी के युद्ध में इंग्लैंड सेना से लड़ रहे थे और एमसीसी के स्थापक सदस्यों में थे और क्रिकेट के पहले लिखित नियम इन्हीं जॉर्ज फिंच ने बनाए थे। वहीं एक बल्ला पकड़े लंबे दाढ़ी वाले व्यक्ति की तस्वीर थी। यह क्रिकेट के पितामह कहे जाने वाले विलियम गिलबर्ट ग्रेस थे। टूर करा रहे बुजुर्ग ने कहा कि एक बार स्कूली बच्चों का एक समूह वहां आया था। उन्होंने जब इस लंबी दाढ़ी वाली व्यक्ति का नाम बच्चों से पूछा तो सब ने कहा, ये तो मोइन अली है। हॉल ऑफ फेम में
कुछ गिने चुने खिलाड़ियों की भी तस्वीर थी, जिसे अलग अलग चित्रकारों ने अपने कूचे से रंगा था। कैरिबियन सागर से नहाकर निकलती लाल अर्धनग्न काया ब्रायन लारा की थी। अपनी टेढ़ी केहुनी के साथ आंखें निकालकर गेंद डालते हुए मुथैया मुरलीधरन थे। गंभीर मुद्रा में सूट बूट में बैठे माइक आथर्टन थे। काल कोठरी में गुमसुम उदास बैठे ग्लेन मैकग्राथ थे। दरअसल चित्रकार ने जब मैकग्राथ की तस्वीर बनाई थी तो वह अपनी पत्नी की असमय मृत्यु से दुखी थे। भारतीय खिलाड़ियों में सिर्फ 2 लोगों की तस्वीर थी और जैसा मैंने कहा, यह सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, कोहली या धोनी की नहीं थी। पहले तो खैर वही व्यक्ति थे जिन्होंने इसी मैदान में विश्व कप उठाया था, कपिल देव। उनकी विराट छवि हॉल के बीचों बीच है, जिसमें वह सफेद स्वेटर में घनी मूंछों और चमकती आंखों के साथ हवा में गेंद उछाल रहे हैं। दूसरी तस्वीर किसकी हो सकती है? यह तस्वीर कपिल देव के ठीक दाहिनी तरफ लगी है। वह कुछ उदास खड़े हैं, उनकी गिल्ली उड़ गई है और पेवेलियन खाली है। ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने चित्रकार को काफी देर तक इंतजार कराया था, जिसका बदला उनसे इस तरह लिया गया। बहरहाल यह इकलौते गैर ब्रिटिश खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस मैदान में 3 शतक लगाए। इन्हें कर्नल के नाम से भी जाना जाता है। हॉल ऑफ फेम के उस दूसरे भारतीय खिलाड़ी का नाम है दिलीप वेंगसरकर। लॉन्ग रूम के बाद हम लोगों को मेजबान ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया। वहां जाने की इजाजत इंग्लैंड को है, एमसीसी को है या मिडिलसेक्स को है। वहां उन खिलाड़ियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने यहां शतक लगाया या 5 विकेट लिए। मसलन ग्राहम गूस द्वारा 1990 में जो भारत के खिलाफ 333 रन का जादुई आंकड़ा लगा था, वो वहां दर्ज है। वहीं बाहर वहां मुंडेर है जहां खड़े होकर विश्व कप लहराया जा सकता है। मेहमान ड्रेसिंग रूम इसके समानांतर सीढ़ियों के दूसरी तरफ है। वहां भी वैसे ही नाम दर्ज हैं। दिलीप वेंगसरकर का नाम 3 बार दर्ज है। सचिन का 1 बार भी नहीं है क्योंकि उन्होंने लॉर्ड्स में शतक नहीं लगाया। सुनील गावस्कर का नाम वहां है, लेकिन उनके नाम के सामने भारत नहीं लिखकर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड लिखा हुआ है। दरअसल यह एक प्रदर्शनी मैच था जिसमें उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर 180 रन की साझेदारी की थी। एक अन्य अप्रत्याशित भारतीय खिलाड़ी का भी नाम है जिनके जीवन का यह इकलौता शतक था। वह खिलाड़ी हैं अजीत अगरकर, जिन्होंने लॉर्ड्स में शतक लगाया था। इसी ड्रेसिंग रूम की मुंडेर पर कपिल देव ने कप लहराया था और सौरव गांगुली ने अपनी टी-शर्ट उतारी थी। यहां खड़े होकर मैंने एक सेल्फी ली। यहां से निकलकर हम सीधे मैदान में पहुंचे। वहां रोलर चल रहे थे, घास समतल किए जा रहे थे। मैदान के आखिरी छोर यानी आउटफील्ड पर एक ढलान जैसी है। मैदान के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 8 फीट की ढलान है। जो लोग क्रिकेट देखते या खेलते हैं वह समझ गए होंगे कि यह मैदान आखिर कठिन क्यों है, मगर ऐसा ढलान वाला मैदान क्यों बनाया गया। हमारे गाइड ने हमें बताया कि दरअसल लंदन में बारिश बहुत होती है, इसलिए यह ढलान जरूरी है ताकि पानी न जमे। गेंदबाजों को दिक्कत आती है, लेकिन अगर वे चालाक हैं तो इसे अपने फायदे के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मैदान में दर्शकों के लिए अलग अलग स्टैंड हैं, जैसे माउंड स्टैंड, पहले एक कब्रगाह था। ग्रैंड स्टैंड बहुत ही भव्य बना हुआ है। टैवर्न स्टैंड, पहले एक शराब खाना था। प्रेस स्टैंड में अखबार वाले बैठते हैं। पूरे मैदान में 31,000 दर्शकों के बैठने की जगह है, जो आज के मैदानों के मुकाबले कहें तो कम ही है। खैर, मैदान से निकलकर जब हम बाहर आए तो वहाँ एक बगीचा था। उस पर हर बेंच में एक व्यक्ति का नाम लिखा था जो एमसीसी के सदस्य रहे थे। जैसे एक बेंच पर नाम लिखा था विस्डन। यही विस्डन है जिन्होंने दुनिया भर के खेल आंकड़े दर्ज करने की परंपरा शुरू की थी। वही दाढ़ी वाले विलियम गिलबर्ट ग्रेस की मूर्ति थी, लेकिन उन्होंने बल्ला कुछ यूं पकड़ रखा था जैसे वह मिड ऑन पर कैच दे रहे हों। किंवदंती है कि जब ग्रेस इस तरह वाकई सस्ते में आउट हो गए तो गिल्लियां जेब में डालकर निकल गए और उन्होंने गेंदबाज को कहा, इतने सारे लोग मुझे देखने आए हैं, अब मैं आउट हो गया तो खेल कौन देखेगा। खैर,
वह ज़माना और था। अब तो कितने ग्रेस आए कितने गए। खेल किसी के आउट होने से अब बंद नहीं होता। गेम गोज ऑन।